नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सभी दर्शकों को न्यू आरडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अशोक कुमार माली ब्यावर। महावीर भवन में महावीर इंटरनेशनल डायमंड संस्था द्वारा विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन के दौरान ब्यावर चिकित्सालय शिविर में अजमेर क्षेत्रपाल चिकित्सालय से आए कैंसर रोग कीमोथेरेपी डॉक्टर आशीष से जानते हैं इस विषय पर। जानना चाहेंगे सर, कैंसर के जो प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा विशेष से बताएं। नमस्कार आप सभी को। मैं अपनी कैंसर एक प्रकार की शरीर की कुछ सेल्स हैं जो अनियंत्रित होकर बढ़ने लग जाती है। ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे अपना लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या इवन ब्लड कैंसर, हाथों का कैंसर और पेट का कैंसर। तो सबसे कॉमन चीज़ है कि जिस पार्ट का कैंसर है उसके सिम्टम्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी को लंग कैंसर है तो सबसे पहले खांसी, सांस में तकलीफ और ये हो गई। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वहाँ पर एक बड़ी सी गांठ होना, घाव होना, मुंह के कैंसर में छाले होना, ये सब चीज़ें कॉमन रहती है सर। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे वज़न कम होना, लगातार पसीने आना, ये सब चीज़ें भी वो कैंसर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये सिम्टम्स एक नॉर्मल समय अवधि 1-2 सप्ताह में ठीक नहीं हो रहे तो हमको एक बार उस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। आसपास अपने नियमित किसी डॉक्टर से दिखा के या कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स को पहचानना कैंसर को सबसे जल्दी प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोज करने से उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा से होता है। सर, कई पेशेंट ऐसे होते हैं, कई आमजन ऐसे होते हैं तो इस रोग को पहचान नहीं पाते हैं, तो उस पहचानने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह है सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा एक आमजन के हिसाब से कि कुछ सिम्टम्स हैं, मैं बताता हूँ। अगर हैं तो उनके बारे में अपन को सोचना चाहिए कि अपने शरीर में कोई भी प्रकार का घाव जो नहीं भर रहा हो, मुंह का, गले का भाव, या कोई गांठ जैसे ब्रेस्ट में, पेट में, या कोई गांठ, या लगातार खांसी रहना, या पीलिया होना लंबे समय तक जो किसी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा, भूख कम लगना, खाने में निगलने में दिक्कत होना, या खून की लगातार कमी बने रहना, प्लेटलेट कम होना, ये सिंपल ऐसे हैं कि अगर हम उनको सिम्टम्स पता लगते हैं तो अपन को बीमारी के बारे में सोचना चाहिए। तो मेनली ये सब अपने अपने सिम्टम्स के रहते हैं, अपने अपने सिम्टम्स अपने अपने कैंसर से ज़्यादा प्रारूप रहते हैं सर, इस दरमियान आमजन को, आम रोगियों को खान पान को लेकर और इस जीवन शैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीवन शैली का आजकल देखा गया है कि कैंसर होने में बहुत बड़ा योगदान है, और उसी जीवन शैली को अगर ठीक करते हैं तो कैंसर को रोका जा सकता है। कुछ चीज़ें सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, टबाको यूज, टबाको खाने वाला, या फिर स्मोकिंग। बहुत प्रकार के कैंसर, सिर्फ लंग और मुंह के नहीं, शरीर के सभी प्रकार के किडनी, लीवर और सभी प्रकार के कैंसर से जुड़े होते हैं। साथ ही शराब का उपयोग लीवर सिरोसिस करके लीवर कैंसर ये करता है। तीसरा है ओबेसिटी। आजकल देखा गया है कि नॉर्मल पेशेंट जो ओबेज होते हैं या मोटे लोग होते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। ये कुछ जीवन शैली ऐसी है कि नियमित व्यायाम, अपने स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़कर अपन बहुत सारे कैंसरों से ऐसे ही बचे जा सकते हैं। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आम मनुष्य या आम पेशेंट को अगर देखते हैं, कुछ भी खाने पीने के बावजूद नहीं, मतलब किसी तरह का खान पान का शौक नहीं रखते हुए भी उनको इस तरह से रोगग्रस्त हो जाते हैं, इसका क्या कारण है सर? सर कैंसर के बारे में अभी हम बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में गए हुए हैं, तो हमको पता लगा है कि अपनी इन जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या नाम सर जी, ये थेरेपी जो दी जाती है तो कौन से स्टेज पे कैंसर रोगियों को दी जाती है इस बारे में, और आपके सानिध्य में छत्रपाल अजमेर हॉस्पिटल में कितने लोगों को उनको लाभान्वित किया गया सर इसमें? जी सर, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो थेरेपीज़ है वो हम हर स्टेज में देने लायक होते हैं। लगभग स्टेज 2-3 के अंदर इसलिए देते हैं कि दोबारा ना आए, स्टेज 4 के लिए इसलिए देते हैं कि मरीज़ लंबे समय तक चले और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव रहे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सर, मैं काफ़ी समय से पहले एसएमएस में फिर कार्यरत था। अभी मैं छत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, तो मैं वो डाटा दे देता हूँ कि पिछले 5-6 महीने के अंदर लगभग हमने 7,500 कीमो लगा चुके हैं। 7,500 कीमो के अंदर लगभग हमारे 80 से 90% पेशेंट अभी स्वस्थ हैं या अपनी बीमारी स्टेबल है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम चाह रहे हैं कि मरीज इस प्रकार से अपनी विश्वास बनाए रखें। सर, आप कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, कीमोथेरेपी में हैं, तो इस रोग को लेकर जो लोगों में जो भ्रांतियाँ है, तो आम जन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक ओपिनियन देना चाहूँगा कि सर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, दो चीज़ों के लिए आते हैं कि सर कुछ भी करो बट बायोप्सी मत करो, छेड़ो मत।
तो बिल्कुल सर उनका डर एक वाजिब है, क्योंकि एक आमजन में ये है। बट मैं बताना चाहता हूँ कुछ ही कैंसरों को छोड़ के ऐसा नहीं होता कि बायोप्सी नहीं करेंगे तो नहीं फैलेगी। इसलिए बायोप्सी या जो जो आपके डॉक्टर कैंसर रोग विशेषज्ञ कहते हैं उसको एक बार ज़रूर कंसिडर करें। ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखें कि बायोप्सी करने से बीमारी फैलती है। ये एक मैंने प्राय लोगों में देखा गया है, और मैं मेरे मरीजों को बात करता हूँ, समझाता हूँ, पेट की रिपोर्ट बताता हूँ कि देखो बिना बायोप्सी की भी बीमारी फैल रही है, तो वो समझ जाते हैं। बट ये नॉर्मल आमजन में एक दूसरा होता है कि जो होता है ना कि हमारे गांव में तो ये कहा, हमारे वो कहा, तो उन लोगों से भी थोड़ा सा अगर किसी को भी डाउट हो तो मैं उनको भी समझाने के लिए तैयार हूँ। बट इस चीज़ को कभी भी अपने इलाज में ना लाएं कि भाई बायोप्सी नहीं करानी। उसका कैंसर का पता बायोप्सी से लगेगा, बायोप्सी से उसके बाद इलाज होगा। तो बायोप्सी के बारे में कभी भी ऐसे नेगेटिव ना सोचें। बायोप्सी आपकी जाँच का ही एक पार्ट है। सर इस रोग को लेकर देखा जाता है कि आम जन इस रोग से ग्रस्त होते हैं तो वो झाड़ फूक के ऊपर भी विश्वास रखते हैं और ट्रीटमेंट पे भी विश्वास रखते हैं। तो खास लेके कई स्थानों की अपन बात नहीं करना चाहेंगे कि भाई किसी के स्थान देखो, तो इस बारे में आपकी क्या राय है सर? झाड़ फूक के साथ साथ कहते हैं ना दवा और दुआ दोनों चलनी चाहिए, सर मैं आपकी बात से जहाँ पे उनका विश्वास। मैं आपकी बात से आधा सहमत हूँ, आधा नहीं हूँ। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, और मैं अपनी पद्धति से ट्रीटमेंट करने का वादा मतलब कोशिश करता हूँ। बट सर मैंने ये देखा है कि कुछ लोग किसी प्रकार के बिना मेडिकल सोर्स, मैं और पद्धति की बात नहीं कर रहा, उससे इलाज कराते हैं और कराते हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट बढ़ता है, और दोबारा जब आता है तो इस हालत में आते हैं कि जब पहले ठीक होने वाले होते हैं उससे भी बुरे हालत में हो जाते हैं। तो मेरी बात यह है कि सर प्लीज़ इस बारे में ध्यान रखिए कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इस चीज़ को लेके कुछ समय के लिए 1-2 महीने 15 दिन के लिए आराम पड़ सकता है, वो सिंपल दर्द की हैं बेसिक दवाइयाँ होती है जो मिली जुली होती है। तो सर मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता इस प्रकार के ट्रीटमेंट का जो बिना किसी मेडिकल कंसल्टेंट के दिया गया हो। मैं दूसरी पद्धतियों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ जो बिना डॉक्टर के आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। और जहाँ सरकारी और निजी स्तर पर स्कैनिंग के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? सर मैं जैसे आपको बताऊं, मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारा मुख्य ध्यान मरीज को जल्दी से जल्दी बीमारी में पकड़ना होता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट उन टेस्टों में होते हैं जो नॉर्मल कि कोई पेशेंट आ रहा है कि सर मुझे कैंसर तो नहीं है या ऐसे, तो उनके लिए हमारे वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में मेमोग्राफी पैप स्मेयर अवेलेबल है सर। दूसरी चीज़, हमारे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार के मरीज का कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। अगर उसके पास जनाधार स्कीम माई योजना से वो ट्रीटमेंट करा रहा है तो हमारा हॉस्पिटल सरकारी योजना के अंतर्गत पूरी तरह इलाज करता है। सर आमतौर पर देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य कैंसर के मरीजों को उनके परिवार को इस बीमारी के दौरान मानसिक रूप से उसको किस तरह से उसको मजबूत रखा जाए? सर सबसे बड़ी बात है जो आज हम अब बात कर रहे हैं कि कैंसर है, बट सबसे बड़ी बात है मरीज जब पहली बार मेरे पास आता है तो मेरे पास ज़रूरी है उसको ये समझाना कि कैंसर का पार्ट क्या है, कैंसर की स्टेज क्या है, आगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, और मरीज पूरी तरह ठीक होने की संभावना कितनी प्रतिशत है। अगर मरीज ये चीज़ें लेके अपने घर जाता है तो वो निश्चिंत हो जाता है कि भाई ठीक है कैंसर हो गया लेकिन अपना इलाज पूरी तरह संभव है, अपन ट्रीट करा सकते हैं, और अपने पास सभी प्रकार की मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। तो इससे मरीज को बहुत बहुत मानसिक रूप से उसको जब उसको लगता है कि कैंसर का मतलब मौत नहीं है। थेरेपी से अगर वो रोगग्रस्त व्यक्ति क्या बच सकता है उस कैंसर बीमारी से? सर मैं आपकी बात को बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं हाईलाइट कराया आपने कि कैंसर अब वो बीमारी नहीं है कि कैंसर आ गया और जान गई, नहीं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है, पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, चौथी स्टेज है। अगर हम बीमारी को बहुत जल्दी या पहली दूसरी स्टेज में पकड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक तरीके से पूर्णतः निदान संभव है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि बीमारी को सबसे जल्दी पकड़ा जाए और उसका पूरा ट्रीटमेंट लिया जाए जिससे बीमारी दोबारा होने के चांसेस ना हो और मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, वो पूरी नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जिए। दूसरी चीज़ है सर, आजकल इतना ज़्यादा मतलब अपनी टेक्निक्स आ गए हैं जो ट्रीटमेंट्स में काम आते हैं, जिसको हम पर्टिकुलरली कुछ थेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड स्टेज 4 में भी जहाँ एक समय था कि मरीज़ 2 या 3 महीने जी पा रहे थे, तो अभी वो बहुत बढ़ के 2-2, 3-3 साल हो गए हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हो गई है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर अर्ली अवस्था में सिम्टम्स से पहचानिए और उनका ट्रीटमेंट कीजिए, पूर्णतः मरीज़ ठीक हो जाते हैं। सर कई मरीजों के कैंसर ऑपरेट होने के बावजूद भी उनके जीवन बचने का कितना चांस रहता है, खासकर ऐसी जगह जहाँ हो तो वो कितने साल तक अपना जीवन यापन कर सकता है उसमें? सर आपने जो सवाल पूछा है कि थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सवाल है कि
कैंसर का सर्जरी हो गया तो फिर उसके बाद में कितना परसेंट चांस है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये कैंसर कौन सा है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, तो अगर मुंह और गले का कैंसर है स्टेज 1 में, अगर सर्जरी कर दी है तो लगभग 5 साल के अंदर वो 70 से 75% पेशेंट नॉर्मल रहते हैं। वहीं किडनी वाले कैंसरों में स्टेज 2 तक भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है कि सर्जरी का रहे। तो ये पर्टिकुलरली कैंसर से कैंसर डिपेंड करता है। बट मैं एक बॉटम लाइन ये कहना चाहूँगा, जितना जल्दी कैंसर को पकड़ेंगे, सर्जरी करेंगे, कहीं का भी कैंसर हो वो बहुत अच्छी तरह से ठीक होने के चांसेस रहते हैं। सर कई बार ऐसा देखा जाता है ऑपरेट करने के बावजूद भी कुछ बैक्टीरिया कुछ उसके अंदर रह जाते हैं, तो इसकी उस जगह से जो वापस जो कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसका क्या कारण सर? सर कारण ये होता है कि कैंसर के बारे में जो अभी पढ़ाई चल रही है वो एक मालूम पड़ा है कि जेनेटिक लेवल पे रहते हैं, और जिस जगह कैंसर है उसके आसपास भी दूसरा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, उसी जगह से दोबारा उभरने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए भी ये देखा गया है, आजकल ट्रायलों में ये पता लगा है कि आपने ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद में आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो उस कैंसर के लिए उचित रहेगा वो दे दें, तो उस बीमारी का चांसेस दोबारा होने का चांसेस और बहुत ही तरीके से कम हो जाता है। सिंपल तरीके से किसी अगर कैंसर में सर्जरी कर दी, दोबारा होने के चांसेस 30% है, तो अगर उसके बाद में सर्जरी वो कीमो या रेडियोथेरेपी देते हैं तो 10% रह जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर कई आमजन को, कई नागरिकों को अपन देखते हैं कि कुछ भी खान पान ना होने के बावजूद भी इसको इस तरह के रोगग्रस्त हो जाते हैं घातक बीमारी से, कैंसर से, तो उसको किस तरह से अपन मैनेज कर पाएंगे सर? जी सर, जैसे मैंने आपको मैंने बताया कि जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल या ओबेसिटी, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों में कैंसर हो जाता है जिनमें कोई भी इसी प्रकार का सिम्टम। हाँ, तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। तो हमने देखा कि कुछ लोगों ने कि जो टेस्ट होते हैं जेनेटिक, यानी किसी को एक तो परिवार में किसी को कैंसर है तो जेनेटिक होने के चांसेस बहुत हैं। तो जिनके परिवार में पहले कैंसर है तो एक बार अपनी रूटीन 30 या 40 ईयर्स में तुरंत आके एक बार अपने डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। इसमें पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो वायरस से होते हैं, लीवर के हेपेटाइटिस बी, सी, सर्विस कैंसर, पेपिलोमा वायरस। तो ऐसे चीज़ों को अगर अपन इन्फेक्शन से बच के भी अपन उन कैंसर से बचा जा सकता है। सर क्या ये जो रोग कैंसर रोग है जो क्या वंशानुगति है? बिल्कुल। सर देखा गया है कि लगभग 10% कैंसर केसेस अपने वंशानुगति यानी जेनेटिक कोड से रिलेटेड होता है। उसकी पूरी अभी रिसर्च अभी चल रही है और बहुत सारे कैंसरों का वो जेनेटिक मैपिंग हो चुका है कि कौन से जीन की वजह से हो रहा है, उसका पर्टिकुलर। सत्यपाल हॉस्पिटल से डॉक्टर कैंसर विशेषज्ञ से हमने बात की, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को उन्होंने समय दिया इसके लिए। सर चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों का जो कार्य है कैंसर रोगों के बारे में जागरूकता पहुँचाने के लिए वो बहुत सराहनीय है, और मैं सभी आरडी न्यूज़ लाइव वाले न्यूज़ सभी दर्शकों का बहुत बहुत